हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ में आज अपन लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास। मैं हूं शैलेश पटेल। आज की थॉट ऑफ डे से आज शुरुआत करेंगे। फर्स्ट थॉट ऑफ डे है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती है। यदि आपको कामयाबी पानी है तो आपके इरादों में दम होना चाहिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन से हार चुके हैं तो आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आपका मन मजबूत होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक पेशेंट है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है, मतलब CKD का पेशेंट है। ही हैज़ बीन एडवाइज्ड कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस वेयर इट शुड बी डन। पेशेंट है वो किस पे है? डायलिसिस पे है। और किस टाइप का डायलिसिस है? डायलिसिस पे है। और किस टाइप का डायलिसिस है? तो डायलिसिस है पेरिटोनियल। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस पे है। तो वो कहाँ करवा सकता है? ऑप्शन है ओनली वेल एक्यूपेड हॉस्पिटल में, या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, या वो घर पे करवा सकता है, या इन सभी में से सब जगह करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है CAPD, एक होता है CAPD, और एक होता है APD। एक होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक होता है कंटिन्यूस पेरिटोनियल एम्बुलेटरी है जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो ये ट्यूब यूज होता है इसको बोलते हैं पिग टेल ट्यूब। क्या बोलते हैं? पिग टेल ट्यूब। पिग टेल, क्योंकि पिग के टेल के आकार की होती है इसलिए उसको बोलते हैं पिग टेल ट्यूब। ठीक है, ट्यूब लगाते कहाँ हैं? तो अपनी अम्बिलिकस है उसके साइड में, मतलब उसी की लाइन में साइड में लगाया जाता है। ठीक है, साइड लाइन ऑफ अम्बिलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40-year-old लेडी हैज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। एक 40 साल की लेडी है जिसको इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो रहा है इन नाइट टाइम में। व्हाट डू इट इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करेगा? पेशेंट डायबिटिक का है, पेशेंट प्रोस्टेटाइटिस का है, पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम इन लीवर, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन देख के एक तो पहले ही कट हो जाएगा, प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस तो मेल में होता है, फीमेल में नहीं हो सकता। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लामेशन। यदि पेशेंट लीवर का है तो उसका लीवर का यूरिन से कोई रिलेशन नहीं है। तो पेशेंट इन डायबिटिक, यदि पेशेंट डायबिटिक का है, वैसे डायबिटिक वर्ड का मतलब भी होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन ज़्यादा आना है। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा आना है। तो यूरिन का जो अमाउंट रहेगा वो ग्रेटर देन 2000 ml होगा, उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। ठीक है, एक होता है डायबिटिक मेलाइटस और एक होता है डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, ये डायबिटिक मेलाइटस है, ये इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज़ नॉट पास्ड यूरिन इन लास्ट 24 आवर, इट इज़ टर्म्ड एज। एक पेशेंट है जिसने 24 घंटे से यूरिन पास नहीं किया है, इस टर्म को क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म यूज होते हैं अपने, उनका ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट है एनयूरिया, सेकंड है पोलीयूरिया, थर्ड है ओलिगोयूरिया, एंड नन। एनयूरिया क्या होता है? एनयूरिया का मतलब होता है कि इन 24 आवर लेस देन 100 ml। कितना यूरिन? लेस देन 100 ml यूरिन है तो उसको बोलेंगे अपन एनयूरिया। पॉलीयूरिया किसको बोलेंगे? पॉलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन का ज़्यादा आना। तो ज़्यादा कितने से ज़्यादा आना? तो ग्रेटर देन 2000 ml। यदि 2000 ml से ज़्यादा 24 घंटे में यूरिन आ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया किसको बोलेंगे? ओलिगोयूरिया बोलेंगे यदि 24 घंटे के अंदर यूरिन का अमाउंट 400 ml से कम आता है तो उसको बोलेंगे ओलिगोयूरिया। नॉर्मल यूरिन का लेवल कितना होता है? तो नॉर्मल यूरिन का लेवल होता है
1500 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज़ बाई, टाइफाइड का जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है? ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के द्वारा, एयरबॉर्न के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। टाइफाइड का जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के द्वारा होता है। इसका जो रूट होता है उसको बोलते हैं फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से होता है। ठीक है, टाइफाइड से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, मतलब इसका प्रिवेंशन लेना है तो क्या करना चाहिए अपने को? तो सेफ़ और हाइजीनिक वाटर को यूज़ करना है अपने को, हैंड वॉश करना है, कंटिन्यू हैंड वॉशिंग होनी चाहिए खाने से पहले भी और बनाने से पहले भी, टाइमली वैक्सीनेशन करवाना है, और जो टाइफाइड इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसमें गुड हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस रखनी है अपने को। ठीक है, टाइफाइड में रेशेज किस टाइप के आएंगे? टाइफाइड में जो रेश आते हैं उसको बोलते हैं रोज शेप के, इसके अंदर रेशेस अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, फुल बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं, या एब्डोमिनल रीजन या बैक रीजन पे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो टंग होगी वो वाइट कोटेड टंग होगी टाइफाइड के अंदर। इसके अंदर एनलार्ज लीवर, जिसको स्प्लिनोमेगेली और हेमेटोमेगेली भी बोलते हैं, बॉडी पे रेशेज आएंगे, उनका नाम अपन ने बता दिया है, रोज टाइप के रेशेज आएंगे, और इसमें इंटेस्टाइन और में अल्सर भी हो सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन में अपन देखते हैं हेपेटाइटिस हो सकता है, मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब कार्डियक की जो मसल्स है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है, शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी तो शॉक की कंडीशन में जाएगा। ब्लड वॉल्यूम की कमी क्यों होगी? क्योंकि इस पेशेंट को होगा डायरिया। क्या होगा? डायरिया। और डायरिया में स्टूल किस टाइप का होगा? तो पी सूप डायरिया होगा। कौन सा होगा? पी सूप डायरिया होगा। ठीक है, पी सूप डायरिया की वजह से इसमें ब्लड की वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से पेशेंट शॉक में जाएगा। और किस टाइप का शॉक होगा? तो इसको बोलेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम को कम होने को बोलेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक में। करेंगे क्या? तो फ्लूइड बढ़ा देंगे बॉडी के अंदर, और आईवी फ्लूइड भी अपन दे सकते हैं इसको शॉक से बचाने के लिए। शॉक के अंदर पोजीशन कौन सी देंगे? तो टेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? टेंडलनबर्ग पोजीशन। टेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या करेंगे? जो लेग है उसको ऊपर रखना है अपने को, और जो हेड है उसको डाउन रखना है, टेंडलनबर्ग पोजीशन। इंसेफेलोपैथी यानी कि ब्रेन की डिजीज़ हो जाएगी। एनीमिया मतलब रिड्यूज हो जाएगी ब्लड काउंट, कौन सी? रेड ब्लड सेल। निमोनिया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा लंग्स के अंदर। कॉलेसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लडर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। किडनी की डिजीज़ हो जाएगी, और माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाएगा। मेजर्स जो वेसल्स है उनका एन्यूरिज्म हो जाएगा। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि वेसल्स है वो ऐसे उबार ले लेगी। ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे अपन एन्यूरिज्म। ठीक है, सीरियस टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? जिसमें अपन टाइफाइड जो इंटेस्टाइनल है वो परफोरेशन देखने को मिल जाएगा, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है जो हेमरेज देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर टेस्ट अपन देखते हैं, जिसको अपने को याद रखने का एक तरीका याद रखना है, बासु करके। मतलब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो एक बासु मिनोमिक्स होगा, उससे अपने को याद। होता क्या है बासु? बासु का अपन डिफाइन करते हैं उसको। बी का मतलब होता है ब्लड, मतलब ब्लड का कल्चर अपन भेजेंगे, जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंस अपने को मिलेगा। ए का मतलब होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन कई बार सवाल इसको पूछा भी गया, इसका सवाल कि एग्लूटिनेशन कौन सा टेस्ट है? तो एग्लूटिनेशन किस में देखने को मिलेगा अपने को? विडाल टेस्ट के अंदर। तो विडाल जो टेस्ट होता है उसके अंदर टाइफाइड का जो टेस्ट करते हैं उसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। ये कौन से वीक में देखने को मिलेगा? तो सेकंड वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्लड वाला जो कल्चर अपन करवाएंगे, जो ब्लड में देखने को मिलेगा वो
फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? स्टूल। मतलब यदि अपन स्टूल का कल्चर करवाते हैं तो स्टूल के कल्चर के अंदर अपने को बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है वो थर्ड वीक पे देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? थर्ड वीक में। तो स्टूल के कल्चर में अपने को देखने को मिलेगा वो थर्ड वीक पे देखने को मिलेगा। और यूरिन का यदि अपन कल्चर करवाते हैं या यूरिन कंप्लीट एनालिसिस करवाते हैं तो साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया है वो अपने को फोर्थ वीक में देखने को मिलेगा। मतलब यदि बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया है उसके फोर्थ वीक के बाद में अपने को यूरिन के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी? डीओसी यदि पूछते हैं इसकी, टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं अपने को, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्रेक्जोन होती है। ठीक है, सेफ्रेक्जोन होती है ड्रग ऑफ चॉइस। 1 ग्राम का डोज दिया जाता है, एडल्ट डोज है जो बीडी दे सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैकलिंग साउंड बाइलेटरली एट द बेस ऑफ लंग्स इज रेफर्ड एज। साउंड किस टाइप का आ रहा है? क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। ठीक है, बाइलेटरली आ रहा है, मतलब दोनों ही लंग्स के अंदर आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है? बेस ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के बेस पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? लंग्स के बेस पे आ रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब कि लिक्विड यहाँ पे भर गया है, मतलब वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। इसकी वजह से अपने को क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रहा है। मोस्टली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कंजस्टिव जो हार्ट फेलियर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, CHF वगैरह के पेशेंट होते हैं, या किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और लंग्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलती है अपने को। बाकी के जो साउंड है उसको भी एक बार अपन डिफ़ाइन कर लेते हैं। रेल्स है, रेल्स और क्रैकल्स है, ये सेम ही है। स्मॉलर जो एयरवे होता है उसके अंदर भी अपने को रेल्स सुनाई देंगे, और फ्लूइड लंग्स के अंदर भर गया है तो उसकी वजह से भी अपने को सुनाई देगा। और ये किस में देखने को मिलता है? तो CHF और निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। रोंकाई किस में देखने को मिलेगा? लार्ज जो एयरवे हैं उसके अंदर। यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है बड़े वाले जो एयरवे है उसके अंदर, तो देखने को मिलेगा। और ये कौन सी डिजीज़ के अंदर सुनने को मिलेगा? तो COPD और निमोनिया के अंदर देखने को मिलेगा। वीजिंग साउंड किस में देखने को मिलता है? तो जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं या जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। इसमें हाई पिच साउंड आती है। ठीक है, वीजिंग में हाई पिच साउंड आती है और इसको बोलते हैं एक म्यूजिकल साउंड आता है। म्यूजिकल साउंड आता है। म्यूजिकल साउंड किस में सुनने को मिलता है? तो वीजिंग साउंड में, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। और स्टेडोर क्या होता है? जो अपर एयरवे है या ट्रेकिया के ऊपर, और यदि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें अपने को स्टेडोर साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिन इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्रेटिनिन है ये किसका मेटाबॉलिक वेस्ट है? प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड इन यूरिन, जो यूरिन के अंदर बाहर निकलता है। डेरिवेड फ्रॉम, किससे बनता है? तो ये जो मसल्स होती है उसकी वजह से बनता है, जो स्कल मसल्स होती है, जो स्कल मसल्स होती है उसके अंदर देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यदि आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। द नर्स शुड एडमिनिस्टर, नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी? ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट विद इन 1 मिनट। ऑक्सीटोसिन 1 मिनट के अंदर 10 यूनिट, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है। क्या होता है एक्टिव मैनेजमेंट और कब ये किया जाता है? पहले ये स्टेज क्या होती है लेबर की, उसको अपन देख लेते हैं। तो लेबर की 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? लेबर की 3 स्टेज होती है, लेकिन अपन 4 स्टेज पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज क्या होती है और फोर्थ स्टेज क्या होती है, अपन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि ट्रू डायलेटेशन से लेकर के ट्रू पेन जब स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर के फुल्ली डायलेटेशन तक, ट्रू पेन से स्टार्ट होकर के फुल्ली डायलेटेशन तक
का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट स्टेज। फुल्ली डायलेटेशन कितने सेंटीमीटर का होगा, तो फुल्ली जो डायलेटेशन होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर का। फुल्ली डायलेटेशन होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर का फुल्ली डायलेटेशन होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का फुल्ली डायलेटेशन होगा। सेकंड स्टेज कब से कब तक होगी, फुल्ली डायलेटेशन से लेकर के बेबी आउट होने तक, बेबी एक्सपल आउट होने तक का टाइम होगा, वो अपने को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाएगी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगी जो बेबी एक्सपल आउट होने से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवर तक, प्लेसेंटा डिलीवर तक। फुली एक्सपल्टेशन तक का टाइम जो होगा, बेबी जो एक्सपल आउट होगा वहाँ तक से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवर होने तक का टाइम है, वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाएगी। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है, इसको अपन ऑब्जर्वेशनल फेज़ कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोला जाता है, जो 1 घंटे की होती है। आफ्टर डिलीवरी, प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद से लेकर के 1 घंटे तक का जो टाइम होता है वो बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल पीरियड या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज का टाइम कितना होता है, तो प्राइमी के अंदर 12 घंटे का होता है और मल्टीपेरा के अंदर 6 घंटे का होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसमें प्राइमी में 2 घंटे का टाइम होता है और जो मल्टीपेरा है उसमें 30 मिनट्स का टाइम होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दोनों में 15 मिनट का टाइम प्राइमी और मल्टी में सेम होता है। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो 1 घंटे का ऑब्जर्वेशनल पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ अप्रोप्रिएट फॉर वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग के लिए कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट है, ठीक है। वुंड का मतलब है कि ओपन है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट है जो ओपन है, तो उसमें हमेशा अपने को सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ करना है। किसका करना है, सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ करना है, ठीक है। क्या होता है सर्जिकल एसेप्सिस और मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल में एक्चुअली क्या होता है कि अपने को स्टेराइल टेक्निक यूज़ करना है। सर्जिकल में क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करना है। और मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, मेडिकल में अपने को क्लीन टेक्निक यूज़ करना है, क्लीन टेक्निक यूज़ करना है। जैसे मेडिकल में किसी पेशेंट को अपन अटेंड करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्लीन टेक्निक का मतलब है अपने को हाथ साफ़ रखने हैं, जहाँ पे मेडिसिन रख रहे हैं उसका सरफेस क्लीन होना चाहिए, तो क्लीन टेक्निक इसको बोलेंगे। और मेडिकल जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है उसके अंदर अपने को स्टेराइल फील्ड तैयार करना है पूरा, जिसके अंदर अपने को स्टेराइलाइज टेक्निक का यूज़ करना है। देखो इसके अंदर बताया हुआ है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, उसके अंदर क्लीन टेक्निक यूज़ करना है, मेडिकल के अंदर कंट्रोल करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बेसिक हैंड हाइजीन को यूज़ करना है अपने को, इक्विपमेंट और सप्लाई को क्लीन रखना है अपने को, और फील्ड है वो क्लीन तैयार करना है अपने को, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एब्सेंस होने चाहिए, सर्जिकल स्क्रब को परफॉर्म करना है, और जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अपने को स्टेराइल यूज़ करने हैं, और फील्ड कौन सा तैयार करना है, फील्ड है वो स्टेराइल यूज़ करना है, तैयार करना है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज पूछ रहा है। मोस्ट कॉमन कोज हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखना है अपने को। तो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है एटोनिक यूट्रस। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस की टोन चली जाती है, तो अपने को टोन लाने के लिए फर्स्ट में किया जाता है यूट्रस मसाज। पहले किया जाएगा यूट्रस का मसाज किया जाएगा, जिससे टोन वापस आ जाए, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन वापस होने लग जाए और धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली जगह पे सिचुएटेड होगा, और फिर वहीं से अपनी जगह से हट जाएगा टाइम से पहले, मतलब 37 वीक से पहले वो अपनी टाइम से पहले 37 to 40 वीक से पहले वो अपनी जगह से हट जाएगा। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के 2 टाइप होते हैं।
फर्स्ट टाइप होता है जिसको बोलते हैं अपन कंसील्ड, और सेकंड टाइप जो होता है उसको अपन बोलते हैं रिवील्ड। दो टाइप का होता है, एक कंसील्ड होता है और एक रिवील्ड होता है। क्या होता है कंसील्ड के अंदर क्या होगा कि जो प्लेसेंटा के जो दोनों साइड है, दोनों जो किनारे हैं वो तो अटैच्ड रहेंगे यूट्रस से, और बीच में क्या होगा कि ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और रिवील्ड में क्या होगा, रिवील्ड के अंदर क्या होगा कि यूट्रस से सर्विक्स से होते हुए यहाँ से ब्लीडिंग बाहर आएगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो ये होगा रिवील्ड मतलब शो आउट होगा, मतलब ब्लीडिंग शो होगी। कंसील्ड मतलब एक सील में ब्लड है जो पैक रहेगा, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि प्लेसेंटा है वो नॉर्मल अपनी जगह पे नहीं है, मतलब लो लेइंग में है। प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप कितने होते हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप का होता है, देख लेते हैं अपन आगे। एक होता है जो लो लेइंग होता है, एक होता है जो मार्जिनल होता है, और एक होता है जो इनकम्प्लीट होता है, और एक होता है कंप्लीटर, ठीक है। देख लेते हैं अपन। देखिए ग्रेड जो 1 है वो लो लेइंग प्लेसेंटा है, मतलब नॉर्मल जगह पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होकर के नीचे की तरफ है, मतलब यूट्रस के लोअर साइड में सिचुएटेड है, इसलिए इसको लो लेइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। ग्रेड 2 के अंदर क्या होगा, मार्जिनल प्लेसेंटा होगा, मतलब जो सर्विक्स का मार्जिन है इस मार्जिन से टच करेगा, इसका मतलब वो मार्जिनल प्लेसेंटा है जो ग्रेड 2 में आएगा। ग्रेड 3 क्या होगा, जो सर्विक्स है उसको पार्शियली कवर करेगा, इसका मतलब है कि यदि सर्विक्स का डायलेटेशन होगा तो हाफ पार्ट है वो ओपन रहेगा, बट हाफ पार्ट पे प्लेसेंटा है वो बना रहेगा, और इसमें जैसे ही डायलेटेशन स्टार्ट होगा ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। ग्रेड 4 क्या होगा, जो कंप्लीट प्लेसेंटा होगा इसमें, मतलब ये जो सर्विक्स है इसको कम्प्लीटली प्लेसेंटा ने कवर करके रखा है, इसमें यदि डायलेटेशन हो भी जाता है बट फिर भी प्लेसेंटा वहीं पे बना रहेगा, ठीक है। तो इनमें दोनों में सर्जरी ही ऑप्शन होता है, इसमें चांस रहता है एक नॉर्मल डिलीवरी होने का, बट इसमें सर्जरी ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। अपन ने देखा था एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, उसके अंदर देखो 2 टाइप अपन ने देखे थे, एक था कंसील्ड और एक था रिवील्ड के अंदर देखिए ये ब्लड आ रहा है बाहर की तरफ शो हो रहा है, और ये है कंसील्ड मतलब एक सील बन गई है यहाँ पे, जिसके अंदर वो एक थैली के अंदर इकट्ठा हो रहा है ब्लड, ठीक है। इसमें बाहर ब्लड नहीं आ रहा है और इसके अंदर बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं रिवील्ड और इसको बोलते हैं कंसील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक पेशेंट है विथ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मे बेनिफिट फ्रॉम, एक डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग का पेशेंट है, कौन सी पोजीशन से इसको फ़ायदा होगा, पोजीशन पूछ रहा है, सब में पोजीशन दी हुई है, कौन सी पोजीशन से इसको फ़ायदा होगा। तो कोई भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ में आया है तो उसको हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है, ताकि जो लंग्स है उस पर कोई प्रेशर ना क्रिएट हो और जो एयरवे है वो स्ट्रेट बना रहे, तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। सुपाइन किसके अंदर देंगे, जैसे एनेस्थेसिया वगैरह यूज़ किया है पेशेंट को तो उसके बाद में सुपाइन अपन लेटाएंगे, ताकि जहाँ पे एनेस्थेसिया दिया है वो जो पार्ट है वो प्रेशराइज रहे और CSF लीकेज नहीं हो। CSF लीकेज को बचाने के लिए अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। प्रॉन पोजीशन किस में देते हैं, यदि अपने को स्पाइनल कॉर्ड का ऑब्जर्वेशन करना है, स्पाइनल कॉर्ड का यदि अपने को असेसमेंट करना है उसमें अपने को, या बैक साइड ऑफ बॉडी का यदि अपने को असेसमेंट करना है तो अपन प्रॉन पोजीशन देंगे, ठीक है। लेटरल पोजीशन किस में देंगे, लेटरल पोजीशन अपन लीवर की जैसे बायोप्सी वगैरह अपने को करना है तो उसमें अपन लेटरल पोजीशन यूज़ करते हैं। ये है हाई फाउलर पोजीशन जो डिग्री 90 पे है, ठीक है। ये है सुपाइन पोजीशन जिसमें स्ट्रेट पेशेंट को लिटाया गया है। ये है प्रॉन पोजीशन जिसमें बैक साइड लेटा करके इसका जो माउथ है उसको साइड लाइन पोजीशन में रखना है, साइड में रखना है, ताकि कोई भी सिक्रेशन वगैरह यदि बनते हैं तो वो एस्पायरेट ना कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD का एक पेशेंट है, इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, किसकी रिस्क पे रहेगा, मतलब
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को पूछ रहा है वो, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो इसका आंसर जाएगा अपने को हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होता है हाइपरकैलेमिया? पोटेशियम है उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा? नॉर्मल लेवल क्या होता है? तो नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.1, इसका नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया क्या होता है? यदि लेस देन 3.5 है, यदि लेस देन 3.5 है तो हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है? तो सोडियम है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 135 टू 145। हाइपरनेट्रीमिया क्या होगा? तो ग्रेटर देन यदि 145 है तो हाइपर होगा, और यदि लेस देन 135 है तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा? कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो 8 टू 10 होता है। तो हाइपो का मतलब है कि लेस देन 8 होगा, लेस देन 8 है तो हाइपो है, हाइपोकैल्सीमिया है, और ग्रेटर देन यदि 10 है तो हाइपरकैल्सीमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन इज प्रेस्क्राइब फॉर ए पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? कोई पेशेंट है वो डीके का है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, उसके अंदर इंसुलिन प्रेस्क्राइब करना है। कौन सा इंसुलिन इसके अंदर देंगे? तो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन देंगे, जिसको अपन आईवी देंगे और ड्रिप के अंदर देंगे, किसी भी ड्रिप के अंदर डाल के देंगे। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में शुगर लेवल कितना चला जाता है पेशेंट का? तो लगभग अबव 300 तक चला जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को आईवी इंसुलिन दिया जाता है। एक यही है रेगुलर इंसुलिन है, इसी को ही अपन आईवी इंसुलिन दे सकते हैं, बाकी इंसुलिन आईवी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका की कंपोनेंट क्या है? तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन सर्जिकल इंसिजन फॉर अपेंडेक्टोमी यदि हुई है, यदि अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, उसमें अपन इंसिजन कौन सा देंगे? तो मिडलाइन इंसिजन देंगे, यानी कि बीचों बीच में देंगे, मैकबर्नी इंसिजन देंगे, कोचर इंसिजन देंगे, मैकबर्नी कोचर यहाँ पे आएगा, और पफेंस्टियल इंसिजन देंगे। ठीक है, कौन से टाइप का इंसिजन देंगे अपन? ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कोचर है, ये लैब कोली के अंदर अपन यूज़ करते हैं, यानी कोलेलिथियासिस जो होता है उसके अंदर अपन सर्जरी करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं अपन। ये लेप्रोटोमी में यूज़ करते हैं अपन मिड लाइन वाला। मैकबर्नी है ये अपेंडिक्स में, लेंस है, और ये रदरफोर्ड है, ये ट्रांसवर्स इंसिजन है, और ये पैरामीडियन इंसिजन है। ठीक है, नेक्स्ट है 3D, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? मतलब क्लासिकल साइन पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है? 3D है, ये किसके साइन है पूछ रहा है कि किसकी वजह से होने वाला है? तो डायरिया है, डेमेंशिया है, डर्मेटाइटिस है। किसकी डेफिशिएंसी होता है? तो थियामाइन, बायोटिन, नियासिन या राइबोफ्लेविन, सारे विटामिन हैं। थियामाइन है, ये विटामिन B1 है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो बेरी, कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी। ये दो टाइप का होता है, बेरी दो टाइप का होता है एक होता है वेट बेरी और एक होता है ड्राई बेरी। वेट बेरी है, ये किसको इफ़ेक्ट करेगा? तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। जो ड्राई है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और जो वेट है वो कार्डियक को। ठीक है, बायोटिन है, ये विटामिन B7 है, नियासिन है, ये B3 है। इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो डिजीज़ होती है पेलेग्रा B3 की कमी की वजह से होता है। ठीक है,
मोस्टली किस में देखा जाता है, ये जो मेज इंटेक ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो मक्के का इंटेक ज़्यादा करते हैं, उसमें नियासिन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2, इससे अपने को चिलियोसिस वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, होठ वगैरह फटते हैं, वो B2 की कमी से देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म कोलेस्टोमी इरिगेशन द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड इन द स्टोमा अप टू। कोलेस्टोमी परफॉर्म कर रखी है, उसके अंदर अपन इरिगेशन करना है, तो कैथेटर को कितना इंसर्ट करेंगे स्टोमा के अंदर, क्योंकि स्टोमा ब्लॉक हो जाता है तो उसको इरिगेट करना पड़ता है, तो कितना इंसर्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर इन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के अंदर 10 सेंटीमीटर अपन इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोई पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है तो उसका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटिव का मतलब होता है कि कन्फर्मेटरी, अपन इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि ये ही डिजीज़ है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी होगी। ठीक है, जो पल्मोनरी वेसल्स है उनकी एंजियोग्राफी होगी, कॉन्ट्रास्ट डाला जाएगा और उसका एक एक्सरे लिया जाएगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लंग्स का जो टेस्ट होता है, पल्मोनरी का जो फंक्शन है वो टेस्ट होता है, PFT बोलते हैं इसको। पल्स ऑक्सीमीट्री है जो SpO2 और पल्स रेट को बताता है, SpO2 और पल्स रेट को बताता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पल्स ऑक्सीमीट्री क्या दिखाता है, तो इसमें पल्स रेट और ऑक्सीजन दिखाएगा। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन स्कीम, ये है एंजियोग्राम टेस्ट, जिसके अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ विजुअलाइजेशन थ्रू एक्सरे आफ्टर इंजेक्टिंग ए लिक्विड कॉन्ट्रास्ट को डाल करके अपन उसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, आज अपन इतना ही देखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कोई, यदि आपको कोई डाउट रहता है, यहाँ पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजेस करना है, क्लास को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि बहुत लोगों तक अपना चैनल पहुँचे और उनको पढ़ाई का फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।